गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विमाओं के तीसरे उपयोग की। देखिए, विमाओं का पहला उपयोग हो गया किसी भी भौतिक राशि के मान को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना। दूसरा, किसी फॉर्मूला या इक्वेशन की सत्यता की जांच करना। और आज हम तीसरे की बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11वीं क्लास के हिसाब से देखा जाए तो एक क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है। और दूसरी बात, कंपटीशन में भी एक टॉपिक इस तरह का आएगा जो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। कंपटीशन में उससे लगभग एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं। तीसरा यूज, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी आप विमा की हेल्प से उन भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हो, फॉर्मूला ड्राइव करके ला सकते हो। ड्राइव्ड फॉर्मूला अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। केवल आपको यह पता होना चाहिए कि यह भौतिक राशि इस पर और इस पर निर्भर करती है। आप फॉर्मूला अपने आप ड्राइव करके ले आओगे। तो इसी टॉपिक को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं और उस एग्जांपल को सॉल्व करके इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्तकाल T, गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से आवर्तकाल T के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी कोई सिंपल पेंडुलम दे रखा है और उसका टाइम पीरियड हमें निकालना है। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है हमें, जबकि ये बता रखा है कि जो टाइम पीरियड है उस जो बॉब होती है उसके मास पर डिपेंड कर रहा है, जो वहां पर स्ट्रिंग होती है या थ्रेड होता है उसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बस आपको क्या समझना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके यह पता लगाना है कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो विभिन्न भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। तो तुरंत आप लिखते चले जाओगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम कह रहे हैं कि टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल किस पर निर्भर कर रहा है, m पर। तो आप तुरंत दिखा दोगे भाई T इज प्रोपोर्शनल m। दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर, तो T इज प्रोपोर्शनल l। तीसरा किस पर निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पर, तो आप लिख देंगे T इज प्रोपोर्शनल G। लेकिन अभी हमने केवल ये दिखाया है कि ये इन पर निर्भर कर रहा है, ये नहीं पता कि इसकी कितनी पावर पर निर्भर कर रहा है, इसलिए पावर हम अपनी तरफ से मान लेंगे। तो हमने अपनी तरफ से पावर ले ली A, B और C, और फिर इन तीनों को कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करेंगे तो T इज प्रोपोर्शनल m की पावर A, L की पावर B एंड G की पावर C। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है। T इक्वल टू बराबर का साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ले लिया K, m की पावर A, L की पावर B एंड G की पावर C, और इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, आप अगर चाहें तो इन स्टेपों को हटा भी सकते हो। अगर आप कंपटीशन में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हो। कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी भौतिक राशि किस पर और किस पर निर्भर कर रही है। तुरंत आप लिख दोगे। जिन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है उनमें एक की पावर ए मान लेना, दूसरे की बी मान लेना, तीसरे की सी मान लेना, और इस तरह से उसको डायरेक्ट लिख देना और इक्वेशन फर्स्ट। और सही बात यह कि यही आंसर है। देखिए कितना आसान हो गया कि आंसर भी यही है। केवल करना क्या है, आपको यहाँ के की वैल्यू लगानी है, ए बी और सी की वैल्यू लगानी है। केवल अब हमें जो सॉल्व करना है वो इतना करना है कि कहीं से हम ए बी और सी की वैल्यू ले आए, और इन वैल्यू को निकालने के लिए हमारे जो स्टेप हैं उन स्टेपों को हमें फॉलो करना है और उनको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर राइट द डायमेंशंस बोथ साइड्स। तो हम दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर। तो हमें ध्यान देना है, इसका मतलब हम सॉल्व तभी कर पाएंगे किसी क्वेश्चन को जब हमें विमाओं के बारे में जानकारी होगी। तो दोनों ओर की विमाएं आप लिखेंगे। इधर ये क्या है भाई, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की विमा वैसे तो T होती है, लेकिन हम चाहें तो उसको M0, L0 और T लिख सकते हैं। तीनों के टर्म में लिख सकते हैं, M, L और T के टर्म में। बात आगे, K कांस्टेंट है, छूट जाएगा। M मास, बॉब का मास, और मास की डायमेंशन m की पावर a। L लेंथ, इसकी L की पावर b।
जी गुरुत्वीय त्वरण, देखिए त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो, उसकी विमा होती है एल टी की पावर -2 और इसकी पावर c। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते चले जाएंगे। इसे सॉल्व करोगे, ये m की पावर a को अंदर ले जाओ, इधर l की पावर b को भी अंदर ले जाओ, इधर c को लाओगे तो l की पावर भी c और t की पावर -2c। अब इनको सॉल्व करके क्वेश्चन कैसा भी हो, हमारा काम बस यही होगा, इनको सॉल्व करके एक ही ब्रैकेट में लाने का और m, l और t के पदों में लिखने का। तो एक ब्रैकेट में लाएंगे तो m की पावर a, l यहां भी है, l यहां भी है और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, इसका मतलब l की पावर हो गया b प्लस c, ऐसे ही आ जाएगा t और t की पावर -2c। तो कुल मिलाकर के ये हमारा एक ब्रैकेट आ गया। तो बस हमें इतना ही काम करना है, जैसे ये लिख जाए उसके तुरंत बाद दोनों साइड की विमा लिख लेनी है और दोनों साइड की विमा लिखने के बाद भाई इधर भी क्या है, m की पावर 0, l की 0 और t। ये बाई चांस टाइम पीरियड में ऐसा होता है और कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो ये अलग अलग भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है, पहला स्टेप दोनों की विमा लिखने पर, विमा लिखने के बाद इतना सॉल्व करेंगे और उसके बाद तुरंत दोनों साइडों में m, l और t की पावर का कंपैरिजन कर देंगे। ऑन कंपैरिजन द पावर ऑफ m, l एंड t बोथ साइड्स, दोनों को m, l व t की घातों की तुलना करने पर, दो स्टेप है बस, विमा लिखना है और m, l, t की घातों की तुलना करनी है। तुलना करने पर हम क्या देखेंगे कि तीन इक्वेशन बन जाएंगे हमारे, एक m की पावर a है, इधर देखेंगे m की पावर क्या है, तुरंत आप लिख दोगे a = 0। इक्वेशन फर्स्ट हमने यहां मान रखा है, इसको सेकंड मान लो और अगर वैल्यू आ जाए तो उसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद भी कर लो, क्योंकि हमें इसी चीज की जरूरत है, आंसर निकालने के लिए ABC तीन चीजों की आवश्यकता है बस, और a एक निकल करके आ गया। बाई चांस ऐसा भी हो सकता था ना आता, एक इक्वेशन बनता, लेकिन तीन इक्वेशन बनेंगे और वेरिएबल भी हमारे तीन होंगे। और जैसे 10th में हम सॉल्व करते थे इक्वेशनों को कि भाई तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन सॉल्व करके ABC की वैल्यू पुट कर देंगे वहां पर इक्वेशन फर्स्ट में ले जाकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, a की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब आगे कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस c और इधर l की पावर भी 0, तो इक्वेशन आपका था। एंड नेक्स्ट -2c और यहां t की पावर 1, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 लिखेंगे, इसका मतलब -2c = 1। यहां से c की वैल्यू निकाल दो, c = आपका आ जाएगा -1/2। तो ये सा c की वैल्यू आ गई, इक्वेशन चाहो तो फोर्थ मान लेना। अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, a निकल के आ गया, c निकल के आ गया, c की वैल्यू उठा करके इक्वेशन थर्ड में रख दो क्योंकि हमें b निकालना है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, या ऐसे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तीसरे और चौथे से। तो b और c की जगह पे -1/2 = 0, तो b = आ गया 1/2, रेक्टेंगुलर बॉक्स में 1। देखिए ये a b c की जो वैल्यू निकालने का तरीका है, ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो 10th में आपने समीकरणों को सॉल्व करना पड़ा है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तीन समीकरण आएंगे, तीनों समीकरणों को अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, हालांकि बड़े आसान हो जाएगा वहां पर। मैथमेटिक्स में तो फिर भी हमें बार बार एलिमिनेशन मेथड और इस तरह से अप्लाई करके सॉल्व करना होता था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट भी निकल के आ जाते हैं, तो बस थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कुल मिला के a, b और c तीनों वैल्यू आ गई और मैंने ये कहा था कि भाई इक्वेशन फर्स्ट ही हमारा आंसर है, तो केवल a, b, c की वैल्यू को उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, a, b एंड c के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आप इन मानों को समीकरण 1 में रखोगे तो t = k m की पावर a, a की वैल्यू देखो भाई 0, l की पावर b की वैल्यू देखो 1/2 एंड g की पावर c और c की वैल्यू -1/2। तो जैसे कभी कभी तो ऐसे ही पूछ लेता है, केवल प्रूव करा रहा है तो इस तरह से ही करा लिया, लेकिन हमारा सही तरीका ये होता है कि अगर कोई पावर माइनस में है तो उसे नीचे ले जाकर के प्लस करो, हाफ पावर है तो उसे रूट में लिख दो और भी अच्छा लगता है। तो हम यहाँ से t = k m की पावर 0, एनी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये छूट जाएगा। l की पावर हाफ, यानी ये हो जाएगा l की पावर हाफ और नीचे जाके ये हो जाएगा g की पावर माइनस है तो नीचे जाकर के प्लस हो गया हाफ। आप चाहें तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं, t = k रूट में l और अपॉन रूट में g,
और भी हम चाहें तो इस पे एक ही रूट लगा सकते हैं, t इक्वल टू के रूट में l अपॉन जी। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव होकर के आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए स्टेपों पे फोकस करिए, केवल करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस किस पर निर्भर कर रही है। इसे ऐसे लेकर के, अगर आप बिल्कुल इस सिस्टम से करना चाहते हो तो पहले एक का लिख दो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और फिर तीनों को कंबाइन कर दो, फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लिया और इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर दो स्टेप है बस आपकी, दोनों ओर की विमा लिखने के बाद और फिर एमएलटी की घातों की तुलना करने के बाद एबीसी की मान निकालिए और एबीसी के मान उसमें रख करके उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां पर एक विमाओं की डीमेरिट है, विमाओं की एक कमी है। कमी क्या है? विमाओं की सहायता से कभी भी ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हम लेते हैं उनकी वैल्यू को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप के टर्म में भी छोड़ के आओगे तो आपका एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा, आपको इसी को लिख दोगे, आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। लेकिन मान लो ये क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में, जब आप बहुत सारे चैप्टरों को पढ़ चुके होते हैं, जब आप इस फॉर्मूले को भी उसके चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि भाई ये फॉर्मूला तो होता था t इक्वल टू 2 पाई रूट में l अपॉन जी। मान लो ये फॉर्मूला तुम्हें याद है पहले से कि ये तो फॉर्मूला ये होता है, तो तुम कंपैरिजन से देख सकते हो कि k की वैल्यू क्या दिख रही है, 2 पाई। तो अगर आपको आता है, अगर आप जानते हो इस चीज को कि k की वैल्यू यहां 2 पाई है, तो अगली लाइन में आप लिख सकते हैं प्रयोगों से k इक्वल टू 2 पाई प्राप्त हुआ, तब t इक्वल टू 2 पाई रूट में l अपॉन जी, और फिर आपका यह आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे पता चला करेगा कि ये कितना 2 पाई आया, किसी में और कुछ आया? आपको पता है तो लिखें, अगर नहीं पता है तो कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं 11th क्लास के हिसाब से अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है, इसलिए आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो उनकी घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करें। मैं एक क्वेश्चन और लेकर के चल रहा हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वो छोटा लिखा है, आप लोग उसको जूम करके क्वेश्चन को देख सकते हो और उसके बाद उसको सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए होता क्या है, जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्किल पर रोटेट करता है, किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है, तो उस पर एक बल लगता है, उस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। और हमारा जो क्वेश्चन है वो अभिकेंद्र बल से ही संबंधित है, यानी अभिकेंद्र बल वस्तु के द्रव्यमान m, उसकी चाल v और वृत्त की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? वही पहला तरीका कि भाई कौन निर्भर कर रहा है? बल। तो F इज प्रोपोर्शनल, किस पे निर्भर कर रहा है? वस्तु के द्रव्यमान यानी m की पावर a, चाल v यानी F इज प्रोपोर्शनल v की पावर b, वृत्त की त्रिज्या r, इसका मतलब F इज प्रोपोर्शनल r की पावर c। और अगला स्टेप कंबाइन कर लो, कंबाइन करोगे F इज प्रोपोर्शनल m की पावर a, v की पावर b एंड r की पावर c। फिर क्या करना होता है भाई? प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, एक कांस्टेंट लगाइए और बराबर का चिन्ह लगाइए। F इज इक्वल टू k m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, इक्वेशन फर्स्ट। यही आंसर है, केवल क्या लेके आना है? a, b और c के मान। तो a, b, c के मान लाने के लिए क्या करते हैं? दोनों ओर की विमाएं लिखने पर राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर। दोनों ओर की विमाएं बल है भाई m l t की पावर -2, k छूट गया, मास m की पावर a, वेलोसिटी l t की पावर -1 की पावर b, त्रिज्या लेंथ हो गई, दूरी हो गई, l की पावर c। RHS को ऐसे सॉल्व करना है, एक ही ब्रैकेट में आ जाए, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -b एंड l की पावर c। नेक्स्ट स्टेप एक ही ब्रैकेट में लेके आना है, m की पावर a, l यहां और यहां, l की पावर b प्लस c और t की पावर -b। और इधर क्या चल रहा है भाई? m l t की पावर -2, m l t की पावर -2। तो दो ही स्टेप है, दोनों साइड की विमा लिखने पर और फिर अगले स्टेप में m l t की घातों की तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ m l t।
एम की घातों की तुलना करेंगे, तुरंत m की पावर क्या है a, और इधर क्या है 1, तुरंत लिख दोगे a इज इक्वल टू 1, यानी आपका सॉल्व भी होके आ गया, a की वैल्यू भी निकल के आ गई, इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट b प्लस c, l की कितनी है 1, b प्लस c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन थर्ड मान लेना। नेक्स्ट t की पावर माइनस b और t की माइनस के 2, तो माइनस की b इज इक्वल टू माइनस 2, तो b इज इक्वल टू 2, ये भी सॉल्व होके आ गया। रेक्टेंगुलर बॉक्स में 1 कर दो, जो भी वैल्यू निकल आए अलग से देखिए हमने कि भाई ये वैल्यू निकल के आई है, तो b की वैल्यू ये आ गई सर। अब क्या करना है, b की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, b की वैल्यू यहां पुट करोगे तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और c इज इक्वल टू माइनस a 1। कुल मिला के हिसाब सॉल्व होकर के आपकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू निकल के आ गई, b की वैल्यू निकल के आ गई, c की वैल्यू निकल के आ गई। तीनों वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, a b c के मान ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर, और आपका आंसर आ जाएगा f इज इक्वल टू k। अब m की पावर a और a की वैल्यू 1, तो m की पावर 1, v की पावर b और b की वैल्यू 2, v की पावर 2, r की पावर c और c की माइनस 1, तो r की पावर माइनस 1। और मैंने कहा था अगर कोई पावर माइनस में आ रही है तो नीचे ले जाकर के प्लस कर दीजिए उसको, तो क्या हो गया भाई f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन मान लो जब आप इसको कल मैंने शायद डायमेंशन में करेक्टनेस में इसको कराया था, तो वहां पे क्या फॉर्मूला लिया था आपने, वहां लिया था f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। मान लो ये फॉर्मूला आपको पहले से आता है कि साहब विकेन का फॉर्मूला तो ये होता है, तो तुम्हें दिख रहा है कंपैरिजन करके कि k की जगह पे तो क्या है 1, तो आप लिख दोगे k इज इक्वल टू 1 लेने पर, तो 1 लोगे तो f इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। और आप कहेंगे साहब हमें नहीं पता है, हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये कहां से बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं पर छोड़ देना, आपका कुछ भी गलत नहीं है, पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से मैंने विभव के यूज का तीसरा जो उपयोग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है, यानी विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, फॉर्मूला ड्राइव करके लाना, वो आपको 2 एग्जांपल लेकर के समझा दिया है। अब मैं समझता हूं कि आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बड़ी इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके आता है, और अक्सर वो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, तो उसकी ट्रिक और थोड़ी सी समझिए, क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो भी विमाओं के इसी उपयोग पर आधारित है। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं, जिसकी बात मैं कह रहा हूं कि भाई वो क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, उसमें क्या होता है, उस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा अलग होती है। उसमें क्या कहता है कि कुछ भौतिक राशियों को कहता है कि इनको मूल राशि मान लिया जाए। वो कहता है दिस एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। भाई अब तक तो हमने फंडामेंटल क्या पढ़ी है 7, लेकिन वो उन 7 को नहीं मानना वो फंडामेंटल, बल्कि वो तो कुछ नया करके दे रहा है। वो कह रहा है कि दिस एंड दिस टेकन एज फंडामेंटल, देन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ दिस। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा ये है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g, प्लांक नियतांक h और प्रकाश की चाल c, स्पीड ऑफ लाइट c को फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाए, मूल मात्रक मान लिया जाए, तो समय की विमा बताइए। टाइम की विमा बतानी है, ये समय है, समय की विमा। और समय के साथ साथ आप मास की भी निकाल सकते हो, मास की विमा पूछ सकते हो, द्रव्यमान की, आप लंबाई की विमा निकाल सकते हो। तीनों क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। तो एक मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी 2 के लिए आप खुद करके देखेंगे, और तरीका बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए हम इस टॉपिक को इसी के साथ में पढ़ना चाह रहे हैं। तो आप करेंगे क्या, जिसकी विमा पूछ रहा है और जिनको फंडामेंटल ले रहा है उसको उन पर निर्भर करा दीजिए। जैसे यहां कह रहा है कि समय की विमा निकालिए, तो हम तुरंत लिख देंगे T इज प्रोपोर्शनल, किस पे डिपेंड कर रहा है, G, H और C, ये फंडामेंटल्स हैं। इसका मतलब T इज प्रोपोर्शनल G की पावर A, T इज प्रोपोर्शनल H की पावर B एंड T इज प्रोपोर्शनल C की पावर C। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज यहां हो सकता है
के साथ c की पावर c। तो जरूरी नहीं होता है कि आप a b c ही मानो, आप चाहो p q r मान करके भी काम चला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं, आप इस तरह से प्रॉब्लम आपको महसूस होने लगे कि भाई एक ही तरह के उसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो आप p q और r मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करोगे, तीनों को कंबाइन जैसा कि पहले में किया है, तो क्या कर देंगे, t इज प्रोपोर्शनल g की पावर p, h की पावर q एंड c की पावर r। यही हमारा थोड़ा सा बराबर और लिख दीजिए, इक्वल टू में k g की पावर p, h की पावर q और c की पावर r, इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहें तो इतना स्टेप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि कंपटीशन की बात जब आएगी तो टाइम बचा करके सीधे आप लिख सकते हो। हालांकि इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल रूल। लेकिन हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि जब इनकी पावर फ्रैक्शन में आ जाए 1/2, -3/2, -5/2, तो फिर हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा कि आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करोगे। कि अगर वो कह रहा है कि दिस एंड दिस, इसकी लैंग्वेज ये होगी कि दिस एंड दिस आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो किसी की भी निकाल सकते हो, तो हम यहां पर टाइम की निकालने के लिए आ रहे हैं। क्या करेंगे भाई, वही तरीका, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, तो दोनों साइड की विमाएं लिखेंगे। तो अब हमारे पास g की विमा होनी चाहिए, प्लांक कांस्टेंट की विमा होनी चाहिए, c की विमा होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास नहीं है, आपको याद नहीं है, तो फॉर्मूलों से पहले उनकी विमा निकाल लेना। आपको ध्यान हो तो g की विमा निकालने के लिए हमने न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ को यूज किया था, F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो g इक्वल टू हो गया था F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, और यहां से डायमेंशन लगाई तो m l t की पावर -2 और r की l स्क्वायर और अपॉन में m और m की m स्क्वायर, और इसे सॉल्व किया तो m की पावर -1 l क्यूब और t की पावर -2। तो ये डायमेंशन हमारे पास निकल के आ रही थी, किसकी, g की। दूसरा प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था E इक्वल टू h न्यू। तो h इक्वल टू E अपॉन न्यू, E की m l स्क्वायर t की पावर -2 और न्यू की t की पावर -1, और इसे सॉल्व किया तो m l स्क्वायर और t की पावर -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी तो -1 बचेगी। ये प्लांक कांस्टेंट की विमा। c स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, तो c की विमा इक्वल टू हो गई l t की पावर -1। तो कुल मिलाकर के अगर आपको डायमेंशन नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए डायमेंशन निकालने की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन किसकी क्या होगी। क्या करना है भाई, केवल डायमेंशन लिखनी है। ये टाइम क्या चीज है, ये टाइम, तो टाइम की t चाहो तो m0 l0 इज इक्वल टू k कांस्टेंट छूट गया, g की विमा निकालिए बेटा। g की विमा क्या आ गई, m की पावर -1 l क्यूब और t की पावर -2 और इसकी पावर p। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट कितनी है, m l स्क्वायर t की पावर -1, पावर क्या है q। आप चाहे एबीसी मान के कर सकते हो, p q r मान के कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। q मान लिया c, अब c की क्या है l t की पावर -1, तो l t की पावर -1 और इसकी पावर r। अब हमने जो डायमेंशन निकाली है, हम चाहे तो उनको हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने डायमेंशनों का जो काम था हमारा वो हो गया। हम अब आगे बढ़ते हैं, तो l t की पावर -1 की पावर r। अगला काम क्या होता है भाई, इनको एक ब्रैकेट में लेके आना, तो m की पावर -p, l की प्लस के 3p और t की -2p। अब आप इधर आ जाइए, m की q, l की 2q और t की -q। अब आप इधर आ जाओ, l की r, t की -r और ये। अब आप इनको एक ब्रैकेट में लाइए, एक ब्रैकेट में जब लेकर के आओगे तो m -p q और नहीं तो माइनस का p और प्लस का q। अब l पे आओ, 3p, यहां पे आइए 2q, यहां पे आइए r। अब आइए t पर, t पर कितना है, यहां पे -2p, यहां पे आइए t -q और -r। तो इस तरह से आप m l और t को की पावरों को एक ही ब्रैकेट में ले आओगे। अब यहां थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भैया आपको जो इक्वेशन थे उनको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t
की पावर 1 दिखा सकते हो चाहो तो। अब कैसा अगला स्टेप, MLT की घातों की तुलना करने पर। दो ही तो स्टेप थी, एक तो विमाएं लिखने पर और दूसरा घातों की तुलना करने पर। तो जैसे ही पावर की तुलना करेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, माइनस के पी प्लस के क्यू इज इक्वल टू 0। चाहो तो पी इज इक्वल टू क्यू लिख सकते हो, क्योंकि पी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। पी इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन सेकंड। आगे बढ़ते हैं सर, कितना है, चलिए यहां पहले लेते हैं, कितना है 3p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू ये भी 0। एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास, दूसरा एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास, तीसरा। आगे देखिए, माइनस के 2p माइनस के q माइनस के r इज इक्वल टू, अब देखिए 1। आप चाहें तो यहां से माइनस कॉमन लेकर के उधर ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा 2p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू -1, इक्वेशन फोर्थ। अब आपके पास जो काम रह गया है वो है इन क्वेश्चनों को, इन इक्वेशनों को सॉल्व करके p q r की वैल्यू निकालने का। इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए देखिए एक आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, हालांकि यहाँ पे आसान बन गया है, p इज इक्वल टू q हो गया है, तो चाहे तो हम p की जगह q लगा दें या q की जगह p लगा दें और दो इक्वेशन बना करके फिर सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए इक्वेशन सेकंड से यहाँ दोनों ही इक्वेशन में p इज इक्वल टू q लगा देते हैं। तो सेकंड और थर्ड से आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। दूसरे और तीसरे से p की जगह क्या लगा दिया, q, तो ये हो गया 3q प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू 0। तो 5q प्लस r इज इक्वल टू 0, आपका इक्वेशन आ गया फिफ्थ। अब इसमें लगा दीजिए p की जगह q, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ वैल्यू लगाइए 2q प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 1, तो 3q प्लस r इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 6। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। दिख रहा है इसमें भी r अकेला है, इसमें भी r अकेला है, भाई माइनस कर दो, माइनस कर देंगे, इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5। माइनस करोगे आप, इसमें से इसे घटाओगे तो 5q में से 3q जाएंगे तो 2q बचा, r से r कैंसिल हो गया, 0 में से बन गया तो माइनस का 1 बचा, तो q की वैल्यू आ गई माइनस की 1/2। जैसे ही वैल्यू आ जाए रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर लो या गोले कर दीजिए, चलिए रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही बंद कर देते हैं क्योंकि हम उसी तरह से उसको दिखा रहे थे पहले से। q की वैल्यू आ गई, लेकिन p इक्वल टू क्या है, q, तो तुरंत p लिख दोगे, p इक्वल टू q यानी -p/2, p की वैल्यू भी इतनी हो गई। अब क्या निकालना है, r किसी भी इक्वेशन में लगा दो जिसमें आपका मन करे। ये आपके पास दो इक्वेशन है, तो मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में वैल्यू लगा रहे हैं 2p, तो 2 इंटू -1/2 प्लस q की वैल्यू -1/2 प्लस r इज इक्वल टू 1, तो 2 से 2 कट गया, -1/2 प्लस r इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया 2 1 2 और 1 3, तो -3/2 प्लस r इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है हमें, अब हमें r की वैल्यू निकालने के लिए इसको उधर ले जाना है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से 1 प्लस 3/2, तो ये आ गया 5/2, तो r की वैल्यू आ गई 5/2। तीनों वैल्यू उठा करके पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, तो आप क्या देखेंगे भाई, t इज इक्वल टू k। अब डायमेंशन लिखने की बात आती है तो डायमेंशन में कभी कांस्टेंट नहीं लिया जाता, इसका मतलब कांस्टेंट को छोड़ देना। तो g की पावर p, और p की पावर कितनी है, -k/2, h की पावर कितनी है, q -k/2, और r की पावर c की पावर r, और r की वैल्यू 5/2। तो यहां ये इसकी डायमेंशन निकल करके आ गई। इस तरह से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में इस तरह का पूछ लिया जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हिट एंड ट्रायल में इस तरह की पावर निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वो ये कहे कि दिस एंड दिस आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, ये मूल राशियां मान ली गई हैं, बहुत मूल मात्रक मान लिए गए हैं, तो इसकी विमा निकालो। आपको विमाओं के तीसरे यूज का जो तरीका है उसी तरह से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और आप अब इसकी प्रैक्टिस करें। आपके लिए क्वेश्चन यही है कि इसी क्वेश्चन में जैसे हमने टाइम का निकाला है, आप लेंथ का निकालो, आप मास का निकालो। ये दो क्वेश्चन आप घर पे बैठ करके सॉल्व कर सकते हो।
थैंक यू।